अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंदर हमने 4 से 5 टॉपिक जो है वो डिस्कस करने हैं। पहला जो है वो स्पेशल क्रिएशन का है, ठीक है, और फिर लमार्किज्म है, फिर जो है इससे नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है डार्विनिज्म, एंड देन जो मॉडर्न सिंथेसिस है जिसे हम न्यू डार्विनिज्म कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एट द एंड हमने ये देखना है कि जो एवोल्यूशन है उसके एविडेंसेस कौन कौन से हैं, किस तरह से हमें पता लगेगा कि एवोल्यूशन है। अब एक बात याद रखनी है कि जो एविडेंसेस हैं ये आप लोगों के सिलेबस के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन हम इसे सुपरफिशियली जो है वो टच लाजमी करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे वो टॉपिक हैं जिनको हमने आज के लेक्चर के अंदर कवर करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी एवोल्यूशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो एवोल्यूशन जो है बेसिकली क्या है, चेंज है in heritable characteristics ओके किसके, ऑफ पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन के वो ट्रेट्स, ठीक है, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं उसका बेसिकली चेंज है, ठीक है। कब, इन मल्टीपल या सक्सेसिव जनरेशन। क्लियर है। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं कि जी किसी भी पॉपुलेशन के वो खसूसियात, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं उनमें अगर तब्दीली आती है तो उस तब्दीली की वजह से क्या होता है कि काफ़ी जनरेशन्स के बाद जाकर क्या होता है कि एक बिल्कुल नई स्पीशी जो है वो बन जाती है, एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है जो कि अपने एंसेस्टर से डिफरेंट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। अब आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, और रिक्वायर क्या करता है, लॉन्ग टाइम, कि ये इतनी जल्दी जो है वो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। अब हम इन ये जो हमने सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इन सब को डिस्कस करना है। अब ये याद रखना है कि ये जो 4-5 पॉइंट हमने लिखे हुए हैं ये बेसिकली किस चीज को डिफाइन करते हैं, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर मॉडर्न सिंथेसिस तक बेसिकली इन सब पॉइंट्स का एक क्या है, निचोड़ है कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है इस दुनिया के अंदर इवॉल्व हुआ, पहला ऑर्गेनिज्म बना, वहां से मॉडर्न सिंथेसिस जो थ्योरी है या जिसे हम न्यू डार्विनिज्म कहते हैं, यहां तक जो है वो हम इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम देखते हैं जी कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के अंदर जो है वो 19 सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज जो थे वो प्रिवेल कर रहे थे, जो किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, ओरिजिन ऑफ लाइफ को, कि जी इस दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पहला बना है या जो लाइफ इवॉल्व हुई है उसको जो है वो एक्सप्लेन जो है वो दो डिफरेंट माइंडसेट के जो है वो लोग कर रहे थे। एक को हम जो है वो क्रिएशनिस्ट कहते हैं और जिस थियरी को वो लेकर चल रहे थे उसे हम कहते हैं स्पेशल क्रिएशन, और दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है, वो सपोर्ट करता था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। अब हम इनको कंपेयर करते हैं कि स्पेशल क्रिएशन के जो सपोर्टर हैं वो कौन से हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिएशनिस्ट, और इसी तरह एवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले क्या कहलाते हैं, एवोल्यूशनिस्ट कहलाते हैं। यानी कि ये बिलीव करते हैं कि जो आजकल जितनी भी स्पीशीज हैं ये एवोल्यूशन के जरिए ही बनी है। अब सेकंड अब देखते हैं कि जो स्पेशल क्रिएशन है वो क्या कहती है कि गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड मैन इन देयर प्रेजेंट फॉर्म, और जो फोर्स थी वो क्या थी, सुपरनेचुरल फोर्स थी, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आजकल मौजूद हैं सबको अल्लाह ताला ने इसी ही प्रेजेंट फॉर्म के अंदर, प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या किया, पैदा किया।
लेकिन जब हम बात करते हैं इस थ्योरी की, वो क्या कहती है कि यूनिवर्स है चाहे इंसान है, ये रिजल्ट है ग्रेजुअल चेंज का, ठीक है। यानी कि एवोल्यूशन हुई है और इस एवोल्यूशन के जरिए क्या बना है, लोअर से हायर फॉर्म्स के ऑर्गेनिज्म बने हैं। वो एंटिटीज जो स्टार्ट के अंदर बिल्कुल सिंपल थी, एवॉल्व होती होती क्या हो गई, हायर फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल है या प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है वो ये कहती है कि स्पीशीज जो है दे आर नॉट कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग चेंज, ठीक है, कि कोई स्पीशीज जो है वो उसके अंदर चेंज नहीं आता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक स्पीशीज आज से 5000 साल पहले जो है वो चेंज होकर बिल्कुल एक नई डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जबकि एवोल्यूशन की थ्योरी जो ये कहती है कि जी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे कैन इवॉल्व, ठीक है जी, ओवर जनरेशन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जी नई स्पीशीज जो है वो बन सकती है। अच्छा, अब आते हैं कि जो स्पेशल क्रिएशन वाले हैं वो रिलाय किसके ऊपर करते हैं, मेडिटेशन पे, इंस्पिरेशन पे और डिवाइन रिवलेशन पे, ठीक है। यानी कि ये जो थ्योरी है इनका जो मेन क्रक्स है इस थ्योरी का वो ये है कि जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है वो एक सुपरनेचुरल फोर्स की वजह से, ठीक है। अब ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है दिस इट इज रिगार्डेड एज रिलेटिव साइंटिफिक ट्रूथ और ये टेंटेटिव और टेस्टेबल है। अब ये कहते हैं कि जी जो एवोल्यूशन है, ठीक है, ये होती है, साइंटिफिक ट्रूथ है कि एक स्पीशी आज से कुछ हजार साल बाद जाकर क्या होगा, वो चेंज हो जाएगी। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये टेस्टेबल भी है कि अगर आप इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट लगाना चाहते हैं तो वो इसको प्रूफ हो जाएगा, लेकिन इस केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, ठीक है, ये इट इज रिगार्डेड एज थियोलॉजिकल ट्रूथ और इसको हम एब्सोल्यूट मानते हैं कि इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई चेंज नहीं हो सकता। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो क्या कहता है कि हमारी जो अर्थ है वो ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और इसमें पहला ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया के अंदर इवाल्व हुआ वो ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो इवाल्व होता है, ठीक है। वो था भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जिसे हम क्या कहते हैं, आर्कियो बैक्टीरिया, ठीक है। जबकि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है कि जी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे इसी फॉर्म के अंदर, जैसे कि आज हम बात करते हैं इंसान की, मैं अपनी बात करूं तो इसी प्रेजेंट फॉर्म के अंदर पैदा हुआ है। लेकिन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है कि इंसान इवॉल्व हुआ है, ठीक है जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो दूसरी स्पीशीज थी उनसे जो है वो हम इवॉल्व हुए। अब हम आगे चलते हैं, इन दो जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इनके बारे में मजीद देखते हैं कि जो क्रिएशनिस्ट हैं, ऐसे साइंटिस्ट जो बिलीव करते हैं थ्योरी ऑफ क्रिएशन पे, ठीक है, और एवोल्यूशनिस्ट जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, इनका बिलीव क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये बिलीव करते हैं स्पेशल क्रिएशन पे और वो कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे बाय नेचर, बाय नेचुरल फोर्स या डिवाइन क्रिएशन बिल्कुल इसी फॉर्म के अंदर पैदा हुआ है। जबकि एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म आजकल मौजूद है वो नेचुरल सिलेक्शन का हिस्सा है। इसका मतलब ये क्या है कि ये चेंज है ओवर टाइम, कि वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है वो चेंज हुए। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि क्रिएशनिस्ट जो है इसको सबसे पहले जो है वो इस थियरी के ऊपर कौन बिलीव करता था या कौन सा पहला साइंटिस्ट है जो क्रिएशनिस्ट कहलाता है, तो वो कार्लस लिनायस है। अब कार्लस लिनायस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, तो ये पायनियर है इस थियरी का। अब एवोल्यूशनिस्ट की बात करते हैं तो चार्ल्स डार्विन जो है, ठीक है, वो इसका क्या है, चैंपियन कहलाता है या फर्स्ट साइंटिस्ट कहलाता है जिसने इस थियरी को सपोर्ट किया या जिसने एविडेंस दिए। अब आप लोगों के माइंड के अंदर जो है वो लेमार्क का नाम भी आ रहा होगा, ठीक है। लेमार्क ने थियरी तो दी थी लेकिन उसका कोई प्रूफ या कोई एविडेंस नहीं था। अब यही जो एवोल्यूशन की थियरी है ये अरस्तू के जमाने से जो है वो प्रिवेल कर रही है, ठीक है। लेकिन
डार्विन ने क्योंकि जो है वो इसके प्रूफ वगैरह दिए, तो हम ये कहते हैं कि एवोल्यूशनरी थ्योरी इज चैंपियन बाय चार्ल्स डार्विन। अब आ जाते हैं क्लेम क्या है इन दोनों का। क्रिएशनिस्ट कहते हैं कि जी जो स्पीशीज हैं ये परमानेंट क्रिएशंस हैं, इनके अंदर कोई चेंज नहीं होती और ना ही ये किसी चेंज के जरिए मार्जे वजूद में आते हैं। जबकि एवोल्यूशनिस्ट क्या कहते हैं कि जो सिंपल फॉर्म्स हैं दे इवॉल्व टुवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा कि हमने मल्टीपल टाइम जो है वो पहले भी डिस्कस किया है, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि प्रोकैरियोट से जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बने, जैसे कि ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो क्या है, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और जो कम्प्लेक्स फॉर्म क्या है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि हम। अब आते हैं नेचर ऑफ ट्रुथ की बात करते हैं। अब इनके अंदर जो नेचर ऑफ ट्रुथ है वो क्या एब्सोल्यूट है, थियोलॉजिकल है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अब इनके अंदर जो ट्रुथ है दैट इज रिलेटिव और बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस और एक टेंटेटिव आइडिया है। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट थे जिनको हमने क्या किया, कंपेयर किया। अब हम आगे देखते हैं कि जी जो अचीवमेंट थी डिफरेंट साइंटिस्ट की, ठीक है, जिन्होंने एवोल्यूशन के बारे में या डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है अपना वर्क परफॉर्म किया है, जिस इन सारे वर्क को देखते हुए साइंटिस्ट जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते रहे और इन्हीं डिफरेंट साइंटिस्ट से हमें ये भी पता लगेगा कि जी डार्विन्स जो है वो इन्हीं साइंटिस्ट के दिए हुए आइडियाज को यूज करके जो है वो अपनी थ्योरी पेश की थी, ठीक है। अब हम सबसे पहले आते हैं कार्लस लिनायस ने क्या किया था, ठीक है, इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ओके हो गया। अच्छा जी, और ये बिलीव किस पे करता था, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे, इसलिए हमेशा क्या कहते हैं जी, क्रिएशनिस्ट, ठीक है। और इसने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में जो है वो अरेंज किया था, किसकी बेस के ऊपर, सिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर। अब ये बात जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, ये हम एट द एंड पे जो है वो डिस्कस भी करेंगे। इसी तरह लेमार्क ने क्या किया, इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। ओके हो गया। अच्छा जी, अब इसने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, ठीक है, उसके दो बेसिक पॉइंट थे। जो अजम्पशन थी वो था जी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और जो सेकंड इसकी अजम्पशन थी वो क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। अब लेमार्क के बाद आता है माल्थस। माल्थस ने क्या किया था जी, इसने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है वो दिया, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किसने दिया, माल्थस ने। अब इसके मुताबिक क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो कैसे ग्रो होती है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कुवियर की तरफ। अब ये कुवियर ने बेसिकली ये एक पैलेंटोलॉजिस्ट था और इसने एक्सप्लेन क्या किया था, ऐसे लिखा था, अर्थ हिस्ट्री बाय कैटास्ट्रोफिज्म, ठीक है जी। अच्छा जी, लायल, अब लायल ने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। अब आगे आता है जी डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीशी, किसके जरिए, बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब मेंडल ने लॉज ऑफ
इनहेरिटेंस ये दिए थे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंडेलियन या क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं। अच्छा जी, वेलस, अल्फ्रेड वेलस ने क्या किया था, उसने अपनी थ्योरी जो है वो भेजी थी किसको, डार्विन को। अब ये जो थ्योरी थी दैट वाज सिमिलर टू डार्विन वर्क। तो ये 7-8 जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो जो है वो आप लोगों का पढ़ना लाजमी है। अब आगे चलते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी, कि जिंदगी की शुरुआत जो है वो कैसे हुई। अच्छा जी, फर्स्ट लिविंग बीइंग जो है वो कब बना, ऑलमोस्ट 3-5 बिलियन ईयर्स। कहां पे बना, हॉट स्प्रिंग में, कहां पर, अंडर सी वाटर। अब ये जो हॉट स्प्रिंग थे इनका टेम्परेचर जो था, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 120 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इससे भी ज्यादा था, जहां पर पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो इवाल्व होता है। अब क्योंकि पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो कहां पे इवाल्व होता है, हॉट स्प्रिंग के अंदर, तो इस हाइपोथेसिस को क्या कहा गया, वेंट हाइपोथेसिस, ठीक है। अब आते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे या अर्ली ऑर्गेनिज्म थे वो थे कौन, प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। कौन से थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्कियो बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि वो कहां पे रह रहे थे, एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये जो बैक्टीरिया थे ये कैसे थे, दे वर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो जो स्प्रिंग था वहां पर क्या थे, जो न्यूट्रिएंट थे वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर थे, तो फिर ये चेंज होते हैं किसके अंदर, कीमोसिंथेटिक हेटरोट्रॉफ, सॉरी, कीमोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स के अंदर। क्लियर है। अच्छा जी, अब ये जो कीमोसिंथेटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, ये क्या करते थे, यूज करते थे H2S इंस्टेड ऑफ वाटर, क्या बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए। क्लियर है जी। फिर बाद में क्या होता है कि जी इन्हीं कीमो सिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वहां से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अर्ली अर्थ कंडीशन थी वो कैसी थी। जब दुनिया बनी है तो कहता है जी टेम्परेचर जो था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है जी, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो थी वो डायरेक्ट जो है वो कहां पे पहुंची थी, अर्थ पे। अब यही जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं ये क्या करती थी, वाटर को ब्रेक डाउन करती, ठीक है, किसके अंदर, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, O2 एंड हाइड्रोजन। अब क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो हमने पढ़ा के कीमोसिंथेटिक जो प्रोकैरियोट थे, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं,
फोटोसिंथेटिक के अंदर। और आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि जब ये ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और यही ऑक्सीजन कहाँ पे आती है, बाहर, पानी से बाहर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आकर कम्युलेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या बनता है, ओजोन बनती है। अच्छा, जब ओजोन बनती है तो क्या होता है कि जी अल्ट्रा वायलेट जो रेज आ रही हैं वो उनकी फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है अर्थ पे। कहां पर, ऑन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब स्टार्ट के अंदर जब जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो थी वो डायरेक्टली जमीन पे पहुंच रही थी, तो उस टाइम जो एनवायरनमेंट था वो क्या था, रिड्यूस्ड। और जब ऑक्सीजन अकमुलेट हो गई, ओजोन बन गई, तो तब एनवायरनमेंट क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। अब जब ये सारा कुछ होता है, ओजोन बनती है, ठीक है जी, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर लाइफ पॉसिबल होती है, तो इसका मतलब क्या है, लाइफ इज नो मोर एबायोजेनिक। ठीक है जी, कि अब लाइफ जो है वो बगैर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या अपने एंसेस्टर से बगैर जो है वो मार से वजूद में नहीं आ सकती। इससे पहले जो था वो आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी, एबायोजेनेसिस। तो एबायोजेनेसिस क्या आता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जी फर्स्ट पहला ऑर्गेनिज्म कहाँ पे बना, हॉट स्प्रिंग में। ओके हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, सॉरी, यहाँ पे एक चीज देखें कि जब ओजोन बनती है और लाइफ पॉसिबल होती है तो ये होता कब है, ऑलमोस्ट 430 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो आज से ऑलमोस्ट 430 मिलियन ईयर्स जो है वो कबल ये ओजोन के लेयर बनती है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि जी ये जो एवोल्यूशन हुई है उसमें स्टेप क्या थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो कीमोसिंथेटिक थे वो क्या यूज करते थे, यूज करते थे H2S को, किसके लिए, टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर। ठीक है, फिर होता है ऑक्सीजन की अम्मुलेशन। ऑक्सीजन की अम्मुलेशन कब होती है, जब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, ये जाकर क्या बनाता है, ओजोन। अब जब ओजोन की लेयर बनती है तो फिर क्या होता है, जब ओजोन की लेयर बनती है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की क्या हो जाती है जी, फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, वो फिल्टर्ड होती है और एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब यहां से यहां तक अगर हम देखते हैं तो हुआ क्या है कि एनवायरनमेंट रिड्यूस्ड से किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज के अंदर। अब जब ओजोन लेयर बनती है तो लाइफ जो है वो, यानी कि जो जानदार है वो पानी से टेरेस्ट्रियल या खुश्की पे मुंतकिल हो सकते हैं या वहां पर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो ये था एटमॉस्फेयर का रोल, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो ट्रांसफर हुई और पॉसिबल हुई कहां पर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर या लैंड पे। अब हम आते हैं जी प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की जो मॉडिफिकेशन है, जो एवोल्यूशन है, वो कैसे होती है। अच्छा जी, प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि हमने पहले पढ़ा ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स जो है वो पहले बने
और यूकैरियोटिक सेल जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2.1 बिलियन ईयर्स जो है वो पहले बनते हैं। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में अगर हम गैप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन ईयर्स का है। ठीक है, अब इनके अंदर जो है वो दो थियरीज पेश की जाती हैं। पहला है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। अब इस थियरी के 4 स्टेप हैं। पहला क्या है? पहला है जी रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कि जी जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक से क्या होते हैं, दो में कन्वर्ट। फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, इससे क्या होता है, दो कॉपीज जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, वो कवर इनफोल्ड होती है, अंदर की तरफ जो है वो क्या होती है, इनफोल्ड होती है। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और कवर कर लेती है जेनेटिक मटेरियल को। अच्छा जी, जब ये कवर कर लेती है जेनेटिक मटेरियल को तो फिर उसके नतीजे में क्या बनता है, कहते हैं जी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो है वो ऑर्गेनेलीज बनते हैं। ओके हो गया। अब कौन कौन से ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इस प्रोसेस के जरिए बने, जैसा कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है जी। तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी जो है वो सिर्फ इन तीन जो है वो ऑर्गेनेलिस के लिए है कि जब मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है तो वो जेनेटिक मटेरियल को कवर करके डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो है वो बना देती है। ठीक है, और वो ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी पॉसिबल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। अब सेकंड थ्योरी जो है वो हम देखते हैं एंडोसिम्बार्ट थ्योरी। अब एंडोसिम्बार्ट थ्योरी क्या है, वो ये कहती है कि जी लार्ज एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो इंजेस्ट करता है किसको, स्मॉल फोटोसिंथेटिक या एरोबिक या मोटाइल बैक्टीरिया। ठीक है, तो जब वो इसे इंजेस्ट कर लेता है, बजाय से कि वो उसे डिग्रेड करे, वो उसे अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेता है और वो जो इंजेस्टेड ऑर्गेनिज्म है वो सिम्बायोटिकली उसके अंदर जो है वो रहना शुरू कर देता है और वो एक ऑर्गेनेली में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें पहला जो हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, कि जी क्या हुआ कि जी लार्ज एनारोबिक ने इंजेस्ट किसको किया, एरोबिक बैक्टीरिया को। ठीक हो गया। अब जिस ऑर्गेनिज्म को उसने इंजेस्ट किया तो वो जो एरोबिक बैक्टीरिया था लिव इनसाइड सिम्बायोटिकली। ठीक है जी, अब जब वो अंदर रहना शुरू हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये पावर हाउस है। तो एरोबिक जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी प्रोडक्शन की सलाहियत रखता है। अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट के केस के अंदर। अब यहाँ पे जो है जो ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट किया गया वो कौन सा था, कि जी जो जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं या सियानो बैक्टीरिया जो है, ठीक है, उसको इंजेस्ट किया गया। और ये सियानो बैक्टीरिया ने क्या किया,
it live inside symbiotically। अच्छा जी, अब बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये याद रखना लाजमी है कि चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो या एरोबिक बैक्टीरिया हो, इन दोनों केस के अंदर उन्होंने क्या किया? दे रिटेन देयर डीएनए राइबोसोम्स। ठीक है, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब वो साइनोबैक्टीरिया या एरोबिक बैक्टीरिया जब वो उसकी बॉडी के अंदर सिम्बायोटिकली रह रहे थे तो उन्होंने अपना डीएनए और राइबोसोम जो है वो क्या किया? लूज कर दिया। नो, बल्कि उन्होंने ये चीजें अपने बॉडी के अंदर रिटेन रखी और हमें आजकल ये पता है, ये थ्योरी कहती है कि जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम है, इसी वजह से जो है वो आजकल हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट हो, माइटोकॉन्ड्रिया, इनका अपना डीएनए मौजूद होता है। ठीक है जी। तो थर्ड जो एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको इंजेस्ट करके फ्लैजेला बनाया गया था, उसे हम क्या कहते हैं जी? स्पायरोचीट। ठीक है जी, स्पायरोचीट को जब इंगल्फ किया गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लैजेला में। ठीक है, तो ये एंडोसिम्बायोट की थ्योरी है, ठीक है, जो कि लिन मार्गुलिस ने दी थी। अब कोई भी प्रोसेस हो, वो एंडोसिम्बायोट वाला हो या मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हो, इसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइफ है अर्थ पे वो क्या हुई? प्रोकैरियोट से किस में कन्वर्ट हो गई? यूकैरियोट के अंदर। और यूकैरियोट से फिर क्या बने? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ? एट द एंड इट लेड टू डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा जी, कोई भी प्रोसेस हो, दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है। अगर ये पॉसिबल ना होता तो आज जो है वो हम जितने डिफरेंट स्पीशीज देख रहे हैं वो अवेलेबल ना होती। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं, लेमार्किज्म के बारे में पढ़ते हैं। अब ये लेमार्किज्म जो है, ये आइडिया जो है वो जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने दिया था 1809 के अंदर। अब ये बजाते खुद क्या था? एक नेचुरलिस्ट, सोल्जर और बायोलॉजिस्ट था, फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, अब इसने जो है वो प्रपोज किया एवोल्यूशन को। अब वो एवोल्यूशन कहता है जो होती है वो इन अकॉर्डेंस विद नेचुरल लॉज होती है, जो कुदरती कानून है उसी के नतीजे में, उसी के ज़ेरे साया जो है वो एवोल्यूशन होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई बगैर नेचुरल लॉ को फॉलो किए कोई प्रोसेस हो जाए। अब आता है, ये पहला पर्सन था जिसने प्रपोज किया था कि ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस होती हैं किसकी वजह से? नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल प्रोसेस के जरिए। अब ये याद रखना है कि इसने जो थ्योरी दी थी उसे क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है बेटा जी, तो ये पहला साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी दी। अब आते हैं कि लेमार्क की जो अंजम्पशन थी वो क्या थी? इसकी दो बेसिक अंजम्पशंस थी। एक क्या था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और दूसरी जो इसकी assumption थी वो क्या थी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है जी,
तो ये दो इसकी बेसिक अजम्पशन थी जिसको इसने एक्सप्लेन किया। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। अब पहला जो है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन है। क्या है जी? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं जी? ग्रो होते हैं, रिटेन रहते हैं। और वो ऑर्गन जो हम यूज नहीं करते, ठीक है, वो क्या होते हैं? बॉडी हमारी जो है उन ऑर्गन से जान छुड़ाती है और वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। क्लियर है? और ऐसा ऐसा वीक होते हैं और वो डिसअपीयर हो जाते हैं। अब इसमें जो है वो हम 3 एग्जांपल लेते हैं। अब ब्लैक स्मिथ के केस के अंदर क्या है कि जो उसका बाइसेप है जिसको वो फ्रीक्वेंटली यूज करता है, ठीक है जी, वो क्या होता है जी? एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिस तरह हम जिम जाते हैं तो हम भी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स का साइज जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड जो है जिराफ, जिराफ की जो है वो नेक जो है, कहते जी वो नेक जो है वो एनलार्ज हुई क्योंकि वो उसको क्या करते थे? एक्सटेंड करते थे। किसके लिए? पत्तों को खाने के लिए, दरख्तों के। इसी तरह स्नेक के केस के अंदर क्या है? दे लॉस्ट देयर हाइंड लिम्ब, कि वो अपनी टांगे जो हैं वो खो बैठे। क्यों? क्योंकि वो कहां पे रहते थे? क्रेविसेस के अंदर, ठीक है जी, होल्स के अंदर, बिल्स के अंदर, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वो इनको यूज नहीं करते थे, आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी हाइंड लिम्ब जो है वो क्या हो गई? इलिमिनेट हो गई, खत्म हो गई। अब सेकंड जो है जिसको हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, क्या कहता है कि जी वो ट्रेट या प्रॉपर्टीज जो कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है, हासिल करता है, कब? ड्यूरिंग देयर लाइफ, वो ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है जी। अपनी जिंदगी में वो जो भी ट्रेड्स एक्वायर करता है किसके जरिए करता है? बेसिक एक्सपीरियंस की वजह से, रिक्वायरमेंट की वजह से, या एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से। कोई भी ट्रेड अगर उसकी बॉडी के अंदर डेवलप होता है या ग्रो करता है, इनहांस होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये दो अजम्पशन थी, ठीक है जी, जो कि लेमार्क के मैकेनिज्म को डिफाइन करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या थे किसके? लेमार्किज्म के। कि ये जो थ्योरी है रिजेक्ट होती है, ठीक है, कि जी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है किसका? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का, ठीक है, और कोई जेनेटिक बेसिस नहीं है कि जो ऑर्गन ग्रो होता है, ठीक है जी, जो ऑर्गन डेवलप होता है उसकी कोई जेनेटिक बेस नहीं है। इसी तरह इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है जी, उन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर जब वो कहता है जी होती है, तो इसका भी कोई हमारे पास जेनेटिक प्रूफ नहीं है। अब आगे चलते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स जो कहते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होते क्योंकि वो पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है वो क्या होते हैं? हासिल होते हैं। इसके अंदर कोई जेनेटिक चेंज नहीं आता,
इस वजह से ये ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं होते। अब कहते हैं जी ऑर्गन जो हैं वो अपनी विल, अपनी ख्वाहिश के जरिए जो है वो मॉडिफाई नहीं होते। ठीक है जी, वो कब होते हैं? जेनेटिक चेंज की वजह से, जो एवोल्यूशन ने बताया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जी फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड है, इन सब के जो लिम्स हैं वो अपनी ख्वाहिश की वजह से चेंज नहीं हुए, बल्कि उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है वो चेंज होते गए। उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट था, रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी, तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपनी विल, अपनी ख्वाहिश की वजह से चेंज नहीं होते, वो नेचुरल सिलेक्शन के जरिए जो है वो चेंज होते हैं। तो ये 4 बेसिस थी जिसकी वजह से जो लैमार्किज्म था वो क्या हुआ, उसके आइडिया को रिजेक्ट किया गया। अब हम आगे देखते हैं डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन जो है 1809 के अंदर श्रूसबेरी इंग्लैंड के अंदर पैदा होता है, एक वेल नोन फैमिली है। ठीक है, और इसका फादर जो था वो क्या था, फिजिशियन था। डार्विन जो था वो थियोलॉजी और जियोलॉजी इन दोनों को कैम्ब्रिज के अंदर जो है वो स्टडी कर रहा था। अब 1831 के अंदर जब इसकी एज 22 ईयर्स थी तो उसने HMS बीगल को जो है ज्वाइन किया एज ए नेचुरलिस्ट। अब HMS बीगल था क्या, वो ग्रेट ब्रिटेन का नेवी शिप था। ठीक है, उसका काम क्या था कि जी वो एक्सप्लोर करे पानी को और फूड रिसोर्सेस को, कहां पर, अलोंग नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी, तो वो इसको ज्वाइन करता है। अब हम आते हैं कि जी ये 1831 के अंदर जो है वो इस सफर को ज्वाइन करता है और फिर 1836 को वो क्या होता है, रिटर्न होता है। ठीक है, और इस सफर के दौरान वो कहाँ पे जाते हैं कि वो नॉर्थ अमेरिका के जो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं, नॉर्थ अमेरिका के। ठीक है, और बहुत सारे जो है ये आइलैंड जो है उनका सफ़र करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन इनमें से एक आइलैंड जिसे हम क्या कहते हैं, गैलापेगोस, ये आइलैंड जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा और इसके ऊपर उसे जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिली। और ये जो बेसिकली गैलापेगोस आइलैंड था ये ऑलमोस्ट 965 किलोमीटर अवे था फ्रॉम मेन लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अच्छा जी, अब जब गैलापागोस पे जो है वो चार्ल्स डार्विन जाता है तो उसे वहां पर जो है वो डिफरेंट टाइप के फाना और फ्लोरा मिलते हैं। ठीक है, यहाँ के जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। कहाँ से जी, ग्रेट ब्रिटेन से। तो अब हम आगे देखते हैं कि जी इस गैलापागोस के अंदर जो है वो डार्विन को क्या मिलता है कि डार्विन को जो गैलापागोस आइलैंड है वहां पर जितनी भी स्पीशीज मिलती हैं उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस उसे मिलते हैं, चाहे वो प्लांट्स की स्पीशीज हैं या एनिमल्स की। अब फिंचेस के बारे में वो ये देखता है कि उसको 13 टू 14 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो है वो मिलती हैं जिनके बीक का साइज और उनकी शेप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब क्योंकि बीक की शेप और उसका साइज भी डिफरेंट है तो वो सारी की सारी जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स जो है उससे अडॉप्टेड है। वो एक दूसरे से खाना भी एक दूसरे का जो है उनसे डिफरेंट है। अब आते हैं, अब हम इसके समराइज करते हैं डार्विन के वर्क को कि जी 1831 के अंदर जो है वो अपना सफर स्टार्ट करता है और 14 डिफरेंट टाइप की जो है
वो फिंचेस कलेक्ट करता है। कहां से लेता है जी? गैलापागोस आइलैंड से। ठीक है जी। और फिर 1836 के अंदर जो है वो रिटर्न होता है बैक टू ब्रिटेन। 1844 के अंदर जो है वो क्या करता है, लॉन्ग ऐसे लिखता है ओरिजिन ऑफ स्पीशी पे। और 1859 के अंदर वो क्या करता है, अपनी बुक पब्लिश करता है। ठीक है जी। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो डार्विन से रिलेटेड थे। अब हम आगे चलते हैं। अब जो डार्विनिज्म का कोर जो है, या जो उसकी मेजर जो अजम्पशन थी, उनको डिस्कस करते हैं। उनमें से जो पहली जो अजम्पशन है वो क्या है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब ये जो उसकी अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो ये कहता है कि जितने भी स्पीशीज हैं दे डिसेंड फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर, कि एक ही स्पीशीज से जो है या एक ही ऑर्गेनिज्म से सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए हैं। अब जो डार्विन है वो बिलीव करता है कि इस पे जी परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ पे। ठीक है। अब परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ पे वो यकीन रखता है, और वो ये कहता है कि जो लाइफ है इज लाइक अ ट्री। ठीक है। अब जो उसकी ट्रंक है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एंसेस्टर को। और जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो डिसेंडेंट को। और जो उसकी टिप है ट्री की, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को। ठीक है जी। अब हम आते हैं उसके नेचुरल सिलेक्शन वाली assumption की तरफ। अब नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या कहती है, अब डार्विन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जो स्पीशीज हैं दे बिकम अडाप्टेड टू द एनवायरनमेंट। किसके जरिए, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन होती है इसको ड्राइव कौन कर रहा होता है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज होती हैं, कि डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, कोई कम रिप्रोड्यूस करता है, कोई ज़्यादा करता है। ठीक है जी। अब उसकी 4 ऑब्जर्वेशन जो थी वो क्या थी, सबसे पहली जो है वो ओवर प्रोडक्शन है। ओवर प्रोडक्शन क्या है कि जी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं एज कंपेयर टू रिसोर्सेस। जब रिसोर्सेज कम हो और ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, स्ट्रगल भी होता है। और ये जो ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं रिसोर्सेज से, वो किसकी वजह से होती हैं, वेरिएशंस की वजह से। ठीक है जी। कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या हैव डिफरेंट एबिलिटीज। ठीक है जी। तो इस वजह से वो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। अब जब ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होंगे और उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगी। ठीक है जी। तो जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, कंपीट करेंगे। किसके लिए, फूड के लिए। ठीक है जी, शेल्टर के लिए। और उनमें से वो बचेगा जो उस अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट होगा, यानी कि हु फाउंड फूड। ठीक है जी, या शेल्टर। अब ये जो सर्वाइवल है ये रैंडम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बेस करता है
जेनेटिक मटेरियल पे, ठीक है जी। जिसके ट्रेट, जिसके करेक्टर जो हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो ही सरवाइव करेगा। ये रैंडम जो है वो सर्वाइवल नहीं होता, ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं कि डार्विन की ये जो दो इंजम्पशन है, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर अपने उसने अपनी थ्योरी जो है वो पेश की थी, ठीक है। इसको आगे हम लेकर चलते हैं कि आल्फ्रेड रसल जो है, ठीक है, उसने जो है अपना ऐसे जो है वो फॉरवर्ड करता है किसको जी, डार्विन को। ओके हो गया। अब डार्विन का एसे और वेलस का पेपर, ठीक है, इन दोनों को कंबाइनली जो है वो लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में जो है 1858 के अंदर जो है प्रेजेंट किया जाता है, और दो पेपर होते हैं, ठीक है। पहला जो है ऑन द टेंडेंसी ऑफ स्पीशीज टू फॉर्म वैरायटीज, और सेकंड वन जो है ऑन द परपेशन ऑफ वैरायटीज। अब ये दो जो है पेपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये याद रखना है, जो आल्फ्रेड वेलस का जो काम है वो सिमिलर है डार्विन से, इसलिए इन दोनों को जो है वो एक ही मरतबा 1858 के अंदर जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो डार्विन का वर्क है उसकी पब्लिकेशन, और उससे जो है वो न्यू डार्विनिज्म की जो है वो सेंसिस। अब 1842 के अंदर वो क्या करता है कि जी अपने 35 पेज का जो उसने स्केच होता है वो बनाता है, ठीक है, स्केच ऑफ हिज थ्योरी। उसको वो कन्वर्ट करता है 1844 तक 250 पेजेस के लॉन्ग ऐसे में। 1858 के अंदर क्या होता है, ज्वाइंटली है वो अपने वर्क को प्रेजेंट करता है किसके साथ, आल्फ्रेड वेलस के साथ। कहां पर, लीनियन सोसाइटी में। और 1859 के अंदर वो अपनी बुक पब्लिश करता है, ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट आते हैं न्यू डार्विनिज्म की तरफ। अब न्यू डार्विनिज्म को हम मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस भी कहते हैं। 1940 के अंदर जो है ये प्रेजेंट की गई। अब इस न्यू डार्विनिज्म ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन जो है वो कंसीडर किया गया। अब न्यू डार्विनिज्म के अंदर जो है, अब हम इसे अब मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डार्विनिज्म, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, इन सब को जो है वो कंसीडर किया गया है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी सेंसेस कहते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो है वो एवोल्यूशनरी जो एविडेंसेस हैं उनको थोड़ा सा टच करते हैं। पहला जो है वो हम देखते हैं बायोग्राफी और पेरियोंटोलॉजी को। अब बायोग्राफी क्या है, बेसिकली बायोजियोग्राफी जो है ये क्या है, स्टडी है ऑफ ऑर्गेनिज्म on different areas of अर्थ। अब ये याद रखिएगा जो बायोजियोग्राफी है ये फर्स्ट एविडेंस था किसका,
एवोल्यूशन का जिसको यूज किसने किया, डार्विन ने। अब बायोजियोग्राफी की वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है जी, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। रिस्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं? वो कौन कौन सी चीजें हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं? जैसा कि पहाड़ है, ठीक है जी, दरिया है, समंदर है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो रिस्ट्रिक्शन काज करते हैं और पॉपुलेशन जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है महदूद हो जाती है। और इन्हीं वजह से क्या होता है कि जब दो पॉपुलेशन एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रीड नहीं कर पाती, तो वक्त के साथ साथ दोनों पॉपुलेशन जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं और नई स्पीशीज जो है वो इवाल्व होती है। ठीक है जी, रिवर है, सी है, इसी तरह अच्छा जी, इसी तरह माउंटेन्स हैं। अब बायोजियोग्राफी की जो एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसने एक एवोल्यूशन का हमें एविडेंस दिया, वो क्या था? आर्मेडिलोस। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्टेड है और ये सिर्फ कहाँ पे मौजूद है जी? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो नेक्स्ट जो है वो पैलेंटोलॉजी है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसल्स। ठीक है जी, फॉसल जो है वो भी हमें क्या करते हैं? एविडेंस प्रोवाइड करते हैं किसका? एवोल्यूशन का। फॉर एग्जांपल जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एवोल्यूशन हुई है वो उनके फॉसल से जो है वो एविडेंट है। जैसा कि अगर हम देखते हैं फिशेज, एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, और फिर रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स बने। ठीक है जी, इसी तरह एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। ठीक है, अगर हम इसे भी स्टडी करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जी वाकई जो है वो दुनिया के अंदर या इस हॉर्स के अंदर जो है वो एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है एविडेंस पढ़ते हैं, वो हमारे पास है जी कंपैरेटिव एनाटॉमी का। अब एनाटॉमी जो है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं क्रॉस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, तो क्या करते हैं कि जी कंट्रास्टिंग पैटर्न मिलते हैं। वो दो पैटर्न हैं, एक को कहा जाता है होमोलोगस ऑर्गन और एक है एनालगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है जी, अब ये जो होमोलोगस ऑर्गन है, ये रिजल्ट है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है कि जी कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से डिसेंडेंट के जो ऑर्गन है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड है एनालगस ऑर्गन। ठीक है जी, अब ये क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट सिमिलर क्या है? फंक्शन है। अब हम आते हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट्स, जैसा कि फ्रूट फ्लाई वगैरह।
अब ये जो एनालगस ऑर्गन है ये कब बनते हैं? these are result of कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कब होती है कि जी एंसेस्टर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं और उनकी जो आगे डिसेंडेंट है वो रहते हैं सेम एनवायरनमेंट के अंदर, इसीलिए उनके बॉडी के ऑर्गन जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब हम आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ। ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं लेकिन कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स के अंदर जो है वो कोई ना कोई जो है वो अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जो कि सीकम का हिस्सा है, इसी तरह कोकेक्स जो कि टेल बोन जिसे हम कहते हैं, विजडम टूथ है, ठीक है जी, थर्ड मोलर है, एक वक्त पे इसको ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता था, और इसी तरह ईयर मसल है, ठीक है जी। ह्यूमन के अंदर इसका कोई फंक्शन जो है अभी तक हमें मालूम नहीं है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन है ये क्या है? वेस्टिजियल है, लेकिन ये हमारे एंसेस्टर्स के अंदर हो सकता है कोई ना कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। अब हम आगे चलते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। अब कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या होता है, अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं तो जब भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को देखते हैं, तो अर्ली स्टेज के अंदर क्या होते हैं जी? मोर सिमिलर के जी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। अगर हम वर्टिब्रेट के अंदर भी देखें तो जो हमारा अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं वो सब की, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, इन सब की जो है वो मोर और लेस सिमिलर है। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, वो एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है, वो है यूस्टेशन ट्यूब, ठीक है। अब यूस्टेशन ट्यूब जो है वो क्या करती है, कनेक्ट करती है मिडल ईयर को थ्रॉट के साथ। अब आते हैं जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, इसको भी हम एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं कि जो सिमिलैरिटीज हैं या डिफरेंसेस हैं उनको हम ट्रेस कर सकते हैं किस की बेस के ऊपर? जेनेटिक बेस के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल अगर दो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन जो है उसका सीक्वेंस सेम है तो इसका मतलब है दे हैव सेम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस सेम है तो इसका मतलब है कि वो सेम सीक्वेंस है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है उन दोनों ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर क्या है? कॉमन है, एंसेस्टर कॉमन है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये ऑलमोस्ट सब एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो मौजूद है। अब आगे चलते हैं जी, रिकैप्चुलेशन, या इसके अंदर हम हैकल का बायोजेनेटिक लॉ पढ़ते हैं जी, और इसको डिफाइन करते हैं जो कहता है ऑन्टोजनी रिकैप्चुलेट फाइलॉजनी, कि जी डेवलपमेंट के दौरान वो अपने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को जो है वो रिवील करता है। अब उसकी एग्जांपल क्या है कि फ्रॉग है या फिश है, इन दोनों का जो है वो लार्वा एक जैसा नजर आता है, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों का कॉमन इंसेस्टर है। क्लियर है बेटा जी? अब हम आगे देखते हैं, ओवर लुक देते हैं या हम देखते हैं कि स्पेशल क्रिएशन से। अच्छा बेटा जी, अब हम आगे जो है वो देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसको सबको समराइज करते हैं, स्पेशल क्रिएशन से मॉडर्न सिंथेसिस का सफर। ठीक है, अब अगर हम इसको समराइज करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होता है। ठीक है, उससे फिर क्या बनता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनता है। और उसके हमने दो हाइपोथेसिस पढ़े, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस और सेकंड वन एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। फिर सेकंड नंबर पे हम देखते हैं जी लैमार्किज्म, या जिसे हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, वो हमने पढ़ी, जिसमें यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन पढ़ा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पढ़ा। ठीक है जी, बाद में ये जो है वो डिस्प्रूव हो गया। थर्ड वन जो है वो डार्विन डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हमने पढ़ी। और एट द एंड पे जो डार्विनिज्म है उसको जो है वो किस में कन्वर्ट किया गया, न्यू डार्विनिज्म। ठीक है जी, अब इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स है, बायोजियोग्राफी है, पैलेंटोलॉजी है, एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ये सारे जो हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं कि देयर इज एवोल्यूशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा जी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लोगों ने डिस्कस करना है और इस जो टॉपिक को आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है। और सिलेबस जो है टीएमडीसी ने दिया है, आपने उस फ्रेम से बाहर नहीं जाना, ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो आप लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।